वेरियस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 6 के जियोग्राफी का पार्ट 2। इस जियोग्राफी के सीरीज में कक्षा 6 के पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज देखेंगे पार्ट 2। पार्ट का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आइए जानते हैं आखिरकार यह ग्लोब है क्या। ग्लोब कुछ और नहीं, पृथ्वी का ही एक छोटा सा नमूना है जिसको हमने अपने अध्ययन के अनुसार डिजाइन किया है। इसकी सहायता से हम पृथ्वी में महाद्वीप तथा महासागर की स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एवं अध्ययन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया एवं ले जाया जा सकता है। आइए समझते हैं अब अक्षांश क्या है। इस ग्लोब के बीचों बीच एक हमने विषुवत वृत्त रेखा खींचा है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसके उत्तर तथा दक्षिण की ओर समांतर रेखाएं को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। एवं अब समझते हैं देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखा कुछ और नहीं, ध्रुवों से उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहती हैं और यह रेखाएं उत्तर ध्रुव तथा अंतिम में दक्षिण ध्रुव पर ही आकर के मिलती हैं। आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, यह अक्षांश रेखा का इमेज है और यह देशांतर रेखा का इमेज है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी में जो बड़ी लाइनें होती हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं और जो लाइनें खड़ी होती हैं उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, ये लाइनें होती नहीं है, इनको हम काल्पनिक मानते हैं। मतलब ऐसा कल्पना करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर भी ऐसी लाइनें हो सकती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि हमारी पृथ्वी गोलाकार न होकर के बल्कि अंडाकार है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी हुई है और मध्य में उभरी हुई है, क्योंकि आप देखते हैं कि अंडा का आकार भी कुछ ऐसा ही होता है। यह ध्रुवों पर मतलब ऊपर तथा नीचे की ओर कुछ चपटी होती है और बीच में इनके अकॉर्डिंग उभरी हुई होती है। कुछ ऐसे ही हमारी पृथ्वी की संरचना भी है। अब देखिए ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप का एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब ग्लोब कुछ और नहीं, पृथ्वी का ही लघु रूप है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकती हैं। जैसे कुछ बड़े ग्लोब मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लाया एवं ले जाया सकता है। कुछ छोटे ग्लोब होते हैं जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने एवं ले जाने में सुविधा होती है। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो गुब्बारे जैसे होते हैं, मतलब इनका हवा निकाल करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और हवा भर के पुनः उसको उसी स्थिति में लाया जा सकता है। जिस प्रकार से कुम्हार घड़ा बनाते समय अपने पहिए को घुमाता है, ठीक उसी प्रकार हम ग्लोब को भी घुमा करके देश, महाद्वीप तथा महासागर की उनकी सही स्थिति तथा आकार का पता लगा सकते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में ग्लोब जरूर देखा होगा। ग्लोब का आकार कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर एक सुई होती है जिसकी सहायता से ग्लोब कुछ झुकी हुई होती है। ग्लोब की आकृति कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर लिखा है एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं और ये सुई ही कहलाता है अक्ष। और जहां से सुई होकर गुजरती है, यदि जो ऊपर है तो इसे उत्तरी ध्रुव और जो नीचे है उसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं और यहीं से होकर के हमारी सुई गुजरती है और इसी के कारण हम ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह कि पृथ्वी को कोई रोटेट या घुमा नहीं रहा है, पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष पर घूमती है। भूमि के मध्य अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच इसे ही भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए विषुवत वृत्त के समांतर जो रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे ये देखिए ये रेखा विषुवत वृत्त के समांतर उत्तर तथा दक्षिण दोनों की ओर स्थित है। इसे ही अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसे हमेशा अंश में व्यक्त किया जाता है, जैसे ये 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश और विषुवत वृत्त हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित होता है। काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब ग्लोब के बीचों बीच एक रेखाएं होती है जिसे हम काल्पनिक रेखा कहते हैं और यही रेखा हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है और इसी को हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जैसे ये इस इमेज में हमें दिखाया है, ये पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत वृत्त है। इसी रेखा के ऊपर जो होते हैं इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। एवं विषुवत वृत्त रेखा
पृथ्वी के बीचों बीच स्थित होता है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। नाम से स्पष्ट है, भूमध्य। भूमध्य विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश यानी 1/4 यानी 90 डिग्री है। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस इमेज में जो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा और जो नीचे यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। आगे चलते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इस विषुवत वृत्त के समांतर जितनी भी रेखाएं ऊपर की ओर गई है अर्थात उत्तर दिशा की ओर गई है तो इसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे तथा इस विषुवत वृत्त के नीचे जितनी भी रेखाएं हैं इसे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे क्योंकि यह दक्षिणी दिशा की ओर जा रही है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। यदि हम बताएंगे कि हमारा भारत देश यहाँ पर स्थित है तो वहां पर हम बताएंगे कि हमारा भारत देश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है क्योंकि उसका दिशा भी हम लिखेंगे कि उत्तर पे है या दक्षिण पर है। यह स्थिति हमें बताना पड़ेगा। सामान्यतः उत्तर को हम उ और दक्षिण को दा लेकर के व्यक्त करते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बोले होरिजेटे दोनों ही एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में तथा बेलो होरिजेटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। अब देखिए, यदि मैं बोलता कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा ब्राजील का बेलो होरिजेटे 20 अंश अक्षांश पर स्थित है तो आप इस पर कंफ्यूज होते कि ये उत्तर में है कि दक्षिण पर है। इसीलिए हम उसके सामने उ अर्थात उत्तर में है और जो दक्षिण में है उसके सामने दा शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यह चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। आप चित्र यहाँ पर चित्र 2 से स्पष्ट है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। चित्र में आप देख पाएंगे, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। देखिए, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, ये दूर गए, ये दूर गए, अक्षांशों का आकार क्या हुआ, घटता गया। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर होती है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में होती है तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में होती है। इनके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, ये निम्नलिखित हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा विषुवत वृत्त 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त पर स्थित है। तो आप उनको ध्यान रखिएगा। सीधे तौर पर क्वेश्चन यही पूछता है कि उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए, इस इमेज की सहायता से इसे आप और अच्छे समझ सकते हैं। विषुवत वृत्त जो पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है और 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसके ऊपर कर्क रेखा है जो 23 सही 1/2 उत्तर की ओर है और इसके ऊपर उत्तर ध्रुव वृत्त है जो कि 66 सही 1/2 उत्तर की ओर स्थित है और इसके ऊपर उत्तर ध्रुव है। यदि इसके दक्षिण की ओर आते हैं तो सबसे पहले मकर रेखा देखने को मिलता है। ये 23 सही 1/2 दक्षिण दिशा पर स्थित है और इसके नीचे मिलता है दक्षिण ध्रुव वृत्त जो 66 सही 1/2 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। इसके नीचे है दक्षिणी ध्रुव। ये अब समझते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया, इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर कर्क रेखा और नीचे क्या है, मकर रेखा है। यहाँ पर वर्ष में एक बार सूरज, इसके बीचों बीच बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्ष में एक बार सूरज सीधे तौर पर चमकता है, इसलिए यहाँ का ऊष्मा बढ़ जाता है, मतलब गर्मी अधिक हो जाती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं।
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती आती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए, अगेन मैं आपको चित्र बना के समझा रहा हूँ। ये हमारा पृथ्वी हो गया, इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा। इस कर्क रेखा के ऊपर का भाग अर्थात ये, इसके बीच ही पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। इसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। सेम इसी प्रकार नीचे मकर रेखा तथा मकर रेखा के नीचे नीचे जो एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इसके बीचों बीच का जो तापमान होता है इसे बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त या ईस्ट वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच है। यह बहुत ठंडा होता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें तिरछी यहाँ पड़ती है, वहां का मौसम अधिक ठंडा होगा, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। इसी प्रकार सेम दक्षिण दिशा की ओर भी होता है। आप इमेज में मैं पुनः आपको दिखाना चाहता हूँ। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीचों बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसे ऊष्ण कटिबंध के नाम जानते हैं। कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती बल्कि तिरछी पड़ती है, अर्थात यहाँ का मौसम ना तो अधिक गर्म ना तो अधिक ठंडा होता है, इसलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है कि हमारे भारत देश की जलवायु कैसी है, तो आप बताएंगे हमारे भारत देश की जलवायु शीतोष्ण कटिबंध है। तो नीचे मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध स्थित है एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच दक्षिणी शीत कटिबंध एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तर ध्रुव के बीचों बीच उत्तरी शीत कटिबंध है। क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, बिल्कुल तिरछी, इसलिए यहाँ पर अधिकतर ठंडाहट बनी रहती है, अर्थात इस एरिया पर पूरा अधिक बर्फ जमा होता है। ये समझते हैं आखिरकार देशांतर क्या है। स्क्रीन पर एक इमेज प्रदर्शित है, यह इमेज देशांतर रेखा का ही है। आप देख सकते हैं कि ध्रुव पर ये रेखाएं अत्यधिक निकट निकट है और जैसे ही ध्रुव से दूर आती हैं अर्थात बीचों बीच आती हैं तो इनकी बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं। किसी स्थान की सही स्थिति को बताने के लिए अक्षांश रेखा के साथ साथ कुछ और अन्य जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप तथा हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, दोनों ही द्वीप 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं तथा उनकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा जो पूर्व या पश्चिम की ओर, इन स्थानों की दूरी कितनी है। मतलब देखिए, यदि यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ तो ये दक्षिण ध्रुव हो गया और ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और इनको जोड़ने वाली रेखा, इनको जोड़ने वाली एक ही रेखा है, देशांतर रेखा है, जो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। तो किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके बीच की दूरी का अनुमान लगाते हैं कि इनके बीच की दूरी कितना है। फिर उसके अनुमान के हिसाब से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति को बता सकते हैं, और यही रेखा ही देशांतर या मोत्तर कहलाती है। मतलब किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर रेखा की आवश्यकता होती है, और यही रेखा देशांतरी या मोत्तर रेखा कहलाती है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। मतलब यहाँ पर कह रहा है ये जैसे हमारा पृथ्वी हो गया और पृथ्वी पर देशांतर रेखा हो गई। देशांतर रेखा जब भी खींचते हैं, काल्पनिक रेखा है, तो ध्रुवों पर हमेशा शून्य होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों के अलावा भूमध्य रेखा पर आती हैं तो इनकी बीच की दूरी बढ़ जाती है। आगे लिखा है जहां सभी देशांतर या मोत्तर आपस में मिलते हैं।
मतलब जहां पर सभी देशांतर यमोत्तर आपस में मिलते हैं। तो सबसे पहले यह जानना है कि सभी देशांतर रेखाएं कहां पर मिलती हैं। तो सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर आके मिलती हैं और यहीं पर दो या दो से अधिक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच कहाँ पर है, जो ब्रिटेन के पास है, यह ब्रिटेन का राजकीय वेधशाला स्थित है, यहाँ पर से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। मतलब अभी मैं आगे चल के आपको इमेज दिखाऊंगा। ये समझिए, ये हमारा मैप हो गया। मैप के बीचों बीच जो रेखाएं होती हैं, यहाँ पर ग्रीनिच स्थित, और यहीं से हम समझते हैं कि हमारा देशांतर रेखा यहाँ पर शून्य है। मतलब यहीं से पूर्व तथा पश्चिम दिशा का अनुमान लगाते हैं। इसका मान शून्य देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी के बीचों बीच इंग्लैंड के ग्रीनिच से एक रेखा खींचते हैं तो हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी 4 गोलार्धों में बटी हुई है। कुछ ऐसा, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इस वाले भाग को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इस वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध को व्यक्त करने के लिए ऊ का यूज करते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध को यूज करने के लिए द से व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्वी गोलार्ध को दर्शाने के लिए पू से तथा पश्चिमी गोलार्ध को दर्शाने के लिए पा से व्यक्त करते हैं। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। मतलब हमारी पृथ्वी गोलाकार है, तो एक ही रेखा को 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम रेखा कहते हैं। यदि हम पूर्व से जाएंगे तो उसे पूर्व दिशा की ओर काउंट करेंगे तो 180 डिग्री पूर्व कहेंगे, और यदि हम पश्चिम दिशा की ओर से काउंट करें तो 180 पश्चिम कहेंगे। आगे चलते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यमोत्तर पर बनी ग्रिड को देख सकते हैं, और ये ग्रिड बनी है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु ध्रुवी की सही स्थिति होगी। मतलब यदि आपको, जैसे अपना गांव हो गया, अपना देश हो गया, यदि इसकी सही स्थिति पता है कि यह 26 डिग्री उत्तर में है तथा 28 डिग्री दक्षिण में है या फिर 28 डिग्री पूर्व में है, तो आप पूरी अपने मैप में अगर ये रेखा को देखेंगे तो यह 26 और 28 जहां पर मिले, ठीक वहीं पर आपका गांव या शहर स्थित होगा। ऊपर जो मैं ग्रीनिच की बात करता हूँ, ये यहाँ पर स्थित है और ये यहाँ पर ही इंग्लैंड के बीचों बीच से होकर गुजरी है। ये देखिए, यहाँ पर इंग्लैंड स्थित है, यहाँ पर ही इंग्लैंड का वेधशाला है, और यह पृथ्वी के बीचों बीच रेखाएं, इसलिए यहीं से ही देशांतर रेखा की गणना करते हैं। इसके पूर्व की ओर जाते हैं तो हमारा समय क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे हमारे भारत का आप देख पा रहे होंगे 5 सही 1/2 अक्षांश परिस्थिति, जिसको मैं थोड़ी जूम कर दे रहा हूं, आप इसे आसानी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ग्रीनिच रेखा, मतलब ग्रीनिच यहाँ पर स्थित है जो इंग्लैंड के बीचों बीच निकला है। यहाँ पर आप यदि भारत को देखेंगे तो ग्रीनिच में यदि समझिए 12 बजा है तो हमारे भारत देश में 5.5 घंटे का अंतर आएगा। यदि यहाँ पर 12 बजा है तो हमारे भारत देश में 5:30 का समय होगा। यह पूर्व की ओर है, और ठीक इसी प्रकार यदि आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिम की ओर ऋणात्मक होगा। मतलब यदि ग्रीनिच पर 12 बजा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात करूं तो 7 घंटे यहाँ का समय पीछे रहेगा। और इसी की सहायता से हम
एक स्थान से दूसरे स्थान के समय को आसानी से समझ सकती हैं, जान सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करता हूं कि यदि ग्रीनिच में 12 बजे दोपहर मैच चल रहा है तो हमारे भारत देश में कितने बजे हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारे भारत देश में 5:30 है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त तो प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय के निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर के समय सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। और मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय के लोग, जब घड़ी का इतना बोलबाला नहीं था, घड़ी का इतना प्रचलन नहीं था, तो समय का अनुमान सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही लगाते थे। यदि जब हम सूर्य के प्रकाश में निकले और हमारी परछाई छोटी बनने लगी तो हम अनुमान लगा लेते थे कि अब यह समय दोपहर का है। और जैसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त होता था तो हमारी यही परछाई लंबी बनती थी, तो हम समझ जाते थे कि अब सूर्यास्त या सूर्योदय होने लगा है। आगे बात करते हैं ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, हाँ इस बात को जरूर ध्यान देखिएगा कि हमारी पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय ग्रीनिच समय से पीछे होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया हूं कि यदि ग्रीनिच में 12 बजेगा तो हमारे भारत देश में 5:30 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश पूर्व दिशा की ओर स्थित है ग्रीनिच की, इसलिए समय आगे रहेगा। और जो भी देश ग्रीनिच के पश्चिम की ओर स्थित है उसका समय ग्रीनिच की अपेक्षा पीछे रहेगा। आगे चलते हैं। समय के अंतर की गणना निम्न विधि से निकाली जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री। 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 15 डिग्री, तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व का समय होगा 60 मिनट का अंतर आएगा, मतलब 15 गुणते 4 करेंगे तो 15 चौको 60, मतलब 60 मिनट का अंतर आएगा। ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। जहां पर 180 डिग्री है मतलब ग्रीनिच के ठीक पीछे, जैसे मेरा पृथ्वी, जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, ग्लोब में 180 डिग्री बीचों बीच है। और यदि ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे हैं तो ठीक 180 डिग्री पीछे मध्यरात्रि का समय होगा। इस पाठ के अंतिम बिंदु को डिस्कस करते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं। देखिए, अलग अलग स्थान पर समय भी अलग अलग होता है, इस कारण रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना हमारे लिए अत्यंत कठिन रहेगा। रेलगाड़ी की समय सारणी को तैयार करने के लिए हम मानक समय मानते हैं। देखिए, एक इमेज दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व, मतलब यहाँ पर जो हमारा ग्रीनिच रेखा है इससे पूर्व दिशा की ओर हमारा भारत स्थित है, इसलिए यहाँ पर 68 डिग्री पूर्व लिखा है और यहाँ पर लिखा है 97 डिग्री पूर्व। मतलब हमारे भारत देश की स्थिति 68 डिग्री पूर्व से लेकर के 97 डिग्री पूर्व के बीचों बीच स्थित है। और मानक यमोत्तर जिसकी बात करते हैं मानक समय, तो हमारा मानक समय लिया गया है, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बीचों बीच हमारा मानक समय लिया गया है और यहीं से हम मानक समय मानते हैं। जैसे देखिए, हमारे यहाँ पर गुजरात स्थित है और यहाँ पर असम का डिब्रूगढ़ है। गुजरात से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ तक समय का अंतर 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इस कारण से रेलगाड़ी का समय निर्धारण करना कठिन हो जाएगा, तो हम मानक यमोत्तर मान करके यहीं से पूरे देश का समय का निर्धारण करते हैं। इसे और अच्छे से कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है।
वह अपने मित्र आलोक से कहता है, वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत के समयानुसार मैच 7:07 में शुरू होगा और वह मैच देर रात्रि में समाप्त होगी। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? हाँ, बिल्कुल हम बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया हूँ कि भारत और इंग्लैंड के बीच में समय का अंतर 5 घंटे 30 मिनट का है। मतलब यदि वहां 2 बजा है तो हमारे भारत देश में 7:30 है। आगे लिखा है, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। और इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारा भारत देश ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तो हमारे भारत देश में 7:30 होंगे। कुछ देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं तो रसिया में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। 11 क्यों? कि वहां का विस्तार मतलब वहां का एरिया अधिक है। हमारा रसिया कुछ ऐसा स्थित है, इसलिए यहाँ पर 11 मानक समय लिए गए हैं। हमारे भारत देश में कितने मानक समय लिए गए हैं? हमारे भारत देश में 1 मानक समय लिए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस जिसमें 11 मानक समय है, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यह लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि अभी भी कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।